हेलो, सवालों के पोस्टमार्टम यूट्यूब चैनल की जनता, आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1789 में, 1689 में, 1589 में या 1791 में। तो हमारे इसका आंसर होगा 1789 में। देखिए दोस्तों, जो फ्रांस है वहाँ पर राजतंत्र था और जो वहाँ का राजा था वो बिल्कुल ही निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, जो किसी की ना सुने, सिर्फ अपने मन की करे। और वहाँ का जो राजा था वो लोगों पर, वहाँ की जनता पर बहुत ही जुर्म करता था, वहाँ पर उन्हें यातनाएं देता था। अब यातनाओं का अर्थ आप उन्हें मारने पीटने से मत लीजिएगा। इसका अर्थ है कि वो क्या करता था, कर में वृद्धि करता था। क्या करता था? कर में वृद्धि, जिसके कारण जो वहाँ की जनता है वो बहुत ही परेशान थी और वो चाहती थी कि फ्रांस में प्रजातंत्र आ जाए और राजतंत्र की समाप्ति हो जाए। इसलिए वहाँ की जनता ने 1789 में क्रांति की, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति को ही यूरोप में जब राष्ट्रवाद फैला तो उसका एक प्रकार से जनक भी माना जाता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र राष्ट्र कहलाते हैं। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है फ्रेडरिक सोर्यू, अर्नस्ट रेनन, जोवे ब्रेकन या नेपोलियन। तो हमारा आंसर होगा अर्नस्ट रेनन, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनके हिसाब से या जिनका मानना था, जहाँ पर भी या जिस क्षेत्र में भी एक ही भाषा, एक ही नस्ल और एक ही धर्म के लोग रहेंगे, वो क्षेत्र हमारा राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, और रही बात फ्रेडरिक सोर्यू की, ये हमारे कलाकार थे। जो फ्रेडरिक सोर्यू है ये एक कलाकार थे। क्या थे? कलाकार। जोवे ब्रेकन एक शहर था और नेपोलियन के बारे में हम आगे जानेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 1789 के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने किस राजा के खिलाफ क्रांति की थी। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति किस राजा के खिलाफ की गई। ऑप्शन है हमारे लुई 16, लुई 15, लुई 14 या लुई 17। तो हमारा आंसर होगा लुई 16। आंसर है हमारा लुई 16, यानी फ्रांसीसी क्रांति लुई 16 के खिलाफ हुई थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? यानी कि जो लुई 16 थे, जो लुई 16 था वो किस राजवंश से संबंधित था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है ट्यूडर, बुर्बो, रोमनो या स्टुअर्ट। हमारा आंसर है बुर्बो। तो लुई 16 जो थे वो हमारे किस राजवंश से संबंधित थे? बुर्बो से। और फ्रांस के लोगों ने किस राजवंश के खिलाफ क्रांति की थी? बुर्बो वंश के खिलाफ। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट जनरल का नया नाम क्या था? ठीक है, तो पहले दोस्तों हम जान लेते हैं स्टेट जनरल क्या था। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो वहाँ के क्षेत्र में या वहाँ पर फ्रांस में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए थे। जो क्रांतिकारी थे
वे हर बहुत सारे बदलाव करते जा रहे थे। तो जो ये स्टेट जनरल है, ये उन्हीं क्रांतिकारियों की एक आम सभा थी, वहाँ के लोगों की आम सभा थी। आम जनता, जो वहाँ की जनता थी, उनकी एक आम सभा थी जो क्या करती थी, जो फ्रांसीसी संप्रदायों के संपदाओं का क्या करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी। यानी कि जो हमारा स्टेट जनरल था या जो स्टेट जनरल थी, वो एक आम लोगों की सभा थी जो फ्रांसीसी संप्रदायों के संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका काम एक प्रकार से पूरे फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना को फैलाना था। तो इसका नाम क्या बदल दिया गया? हमारे पास ऑप्शन है नेशनल जनरल, स्टेट जनरल, नेशनल पार्टी या नेशनल असेंबली। तो हमारा आंसर है नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का जो नाम है वो बदल कर क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। तो आइए आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है, छात्र और शिक्षित मध्यवर्गों के द्वारा स्थापित संगठन का नाम था। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बहुत से संगठनों की स्थापना की गई थी, तो उसी में से एक क्लब था या एक संगठन उत्पन्न हुआ था जो छात्र और शिक्षित मध्यवर्गों ने स्थापित किया था। तो वो उस क्लब का क्या नाम रखा गया था या उस संस्था का क्या नाम रखा गया? तो हमारे पास ऑप्शन है जोल्वेराइन, यंग फ्रांस, यंग नेशन या जैकोबिन क्लब। तो हमारा आंसर है जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं जैकोबिन क्लब क्या था। जो जैकोबिन क्लब था, ये फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार करता था। जो राष्ट्रवादी थे ना, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, ये ना जो वहाँ की फ्रेंच सेना थी, उसके लिए रास्ता क्लियर करती थी। क्योंकि उस टाइम पे जो हॉलैंड है, जैसे कि जो ये हॉलैंड जो थी, बेल्जियम था, बेल्जियम, इटली और हमारा जो स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर जो फ्रेंच की सेना है, उनको घुसाने के लिए यानी उनके लिए रास्ता तैयार करने का काम जो था वो किसका था? वो हमारे था जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब का जो हमारा कार्य था वो फ्रेंच की सेनाओं के लिए रास्ता तैयार करना था और ये 1790 के दशक में अपना काम कर रही थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है, फ्रांस में राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया? तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। तो हमारे पास ऑप्शन है, एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा बनाया, फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों जब फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी तो वहाँ पर कई तरीके के तो झंडे थे यानी सबका अपना अलग फ्लैग था। क्योंकि वहाँ पर एक फ्रांस नहीं था, फ्रांस कई हिस्सों में बटा हुआ था, सबकी अपनी लैंग्वेज होती थी, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे, किसी की भाषा को सम्मान नहीं देते थे। और देश में राष्ट्रवादी भावना फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक झंडा तिरंगा बनाया। क्योंकि अगर एक झंडा रहेगा तो सब अपने आप को एक जैसा समान समझेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे उस झंडे की। कोई भी अपने आप को ऊपर या बड़ा या छोटा नहीं समझेगा। तो इसलिए उन्होंने एक फ्रांसीसी झंडा तैयार करने की सोची। फिर सभी लोगों की भाषाएं अलग थी, इसलिए उन्होंने सबकी भाषाओं को हटाकर एक फ्रेंच भाषा जो है वो उसको बढ़ावा दिया।
और जो अलग अलग सीमाओं पर जो शुल्क लगता था, जो कर लगता था, उसको भी समाप्त कर दिया। इस हिसाब से देखा जाए तो अब हमारे 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? देखिए दोस्तों, 1789 की क्रांति के बाद जो फ्रांस है वहाँ पर प्रजातंत्र आ चुका था, पर तभी नेपोलियन की एंट्री हुई। और जब नेपोलियन जी की एंट्री हुई तो उन्होंने क्या किया, वापस फ्रांस पर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। और उन्होंने राजतंत्र को स्थापित कब किया? हमारे पास ऑप्शन 1804 में, 1799 में, 1797 में या 1815 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 में। ठीक है, वैसे तो 1799 में ही नेपोलियन फ्रांस में आ चुका था, पर इसने 1804 में सम्राट पद को ग्रहण किया फ्रांस के अंदर। ठीक है, अब हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1805 में, 1804 में, 1809 में या 1801 में। तो दोस्तों, जो नेपोलियन संहिता है वो नेपोलियन ने लागू की थी फ्रांस में। ठीक है, और इसको उन्होंने 1804 में जब वो फ्रांस के सम्राट बने उसी दौरान इसको लागू कर दिया था। ठीक है, तो जो नेपोलियन संहिता को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, सिविल कोड भी बोल देते हैं, या हम इसे नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। ठीक है, नेपोलियन कोड। ये नेपोलियन कोड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसे नेपोलियन ने लागू किया था। ठीक है, और इसे लागू कब किया था? 1804 में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता के लाभ थे, यानी कि जो नेपोलियन ने 1804 में सम्राट बनने के बाद संहिता लागू की थी, यानी कि जो नागरिक संहिता यानी लोगों के पालन करने के लिए जो जो रूल रेगुलेशन या नियम बनाए थे वो क्या क्या थे, तो उनके क्या फ़ायदे हुए, तो उसमें क्या क्या नियम शामिल थे उसके बारे में जानते हैं। हमारे ऑप्शन है, विशेषाधिकार समाप्त किया, संचार और यातायात व्यवस्था में सुधार किया, सामंती व्यवस्था की समाप्ति की, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो नेपोलियन संहिता थी इसके अंतर्गत उन्होंने विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार का मतलब है जो जिन लोगों को भी जन्म के साथ कई विशेषाधिकार मिले होते थे वो उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। ठीक है, जहाँ पर वीआईपी लोग जाते थे वहाँ पर अब जो आम जनता है उसकी भी एंट्री थी, वो भी जा सकते थे, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, तो विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, तो ये तो इसके लाभ थे ही, हमारा ऑप्शन ये ठीक है। अब अगला ऑप्शन है, संचार और यातायात व्यवस्था में सुधार। इस ऑप्शन में जब ये नेपोलियन संहिता था इसके दौरान उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया और यातायात व्यवस्था में सुधार की, यानी कि आने जाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किए और जो सीमाओं पर शुल्क लगता था ना उसको भी समाप्त कर दिया। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है सामंती व्यवस्था की समाप्ति। तो सामंती व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था, इसको भी नेपोलियन की संहिता के अनुसार समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी किसी को, मजदूर को, किसान को या कारीगर को गुलाम नहीं बना सकता था, कोई भी किसी को दास नहीं बना सकता था। अब ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, किसी का किसी के ऊपर कोई भी राज नहीं था। इसके अलावा नेपोलियन ने क्या किया इस संहिता के अंतर्गत कि ना कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया, ना कोई ऊंची जाति का ना कोई नीची जाति का।
अगर अमीर वर्ग ने कोई जुर्म किया उसकी सज़ा 4 साल है, और गरीब वर्ग ने कोई जुर्म किया तो उसकी सज़ा 4 साल ही होगी, उसकी 6 या 10 साल नहीं होगी। उसको भी उनके समान बराबर कर दिया, यानी कि सब कुछ बराबर, सब कोई कानून के समक्ष बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाता है वो है उपरोक्त सभी। अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता की हानि। अब हमने नेपोलियन संहिता के फ़ायदे भी देखे थे, अब हानि से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेपोलियन संहिता की हानि हमारे ऑप्शन है कर वृद्धि, सेंसरशिप का नियम, जबरन सेनाओं में भर्ती या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि नेपोलियन संहिता के अंतर्गत उसने कर वृद्धि कर दी, यानी कि कई जगहों पर तो उन्होंने कर को कम किया, लेकिन जो उनकी सीमा से बाहर होते थे तो कई जगह पर इन्होंने बोला कि भाई अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है राज्य व्यवस्था चलाने के लिए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना रंग दिखाते हुए कर की वृद्धि करनी स्टार्ट कर दी। सेकंड है सेंसरशिप का नियम। सेंसरशिप का मतलब था कि कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है, कोई भी उस समय की जो मीडिया थी वो, या किसी भी प्रकार के संचार माध्यमों में कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। ठीक है, कोई भी नेपोलियन के खिलाफ यानी उस राजा के खिलाफ बुरा भला नहीं बोल सकता था, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। ठीक है, और एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो नेपोलियन की वजह से जिसके कारण नेपोलियन की वजह से सारी जनता परेशान थी, वो था जबरन सेना में भर्ती। कोई भी व्यक्ति हो जो घर में बैठा हो, उस समय पर नेपोलियन ने इस संहिता के अनुसार सभी को ज़बरदस्ती फ्रांसीसी जो सेना थी फ्रांस की, उसमें भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो लोग अपने मन से आए या ज़बरदस्ती लाए जाए, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती करता था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम हमारे तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।